हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आगे चलते हैं आज। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9। आज का ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स में कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग का देखते हैं चैप्टर 9। आज आपको रेगिस्तान में जीवन, ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसे आपको कवर करना है। रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है, मतलब सूखा इलाका है, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियां होती। मतलब रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर सूखा, पूरा क्षेत्र सूखा हो वो रेगिस्तान कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि बात करें गर्म रेगिस्तान, आपको अगर समझ में आएगा तो वैसे कहा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में है और ये सबसे गर्म स्थान भी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3.2 लाख वर्ग किलो, मतलब कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये मात्र अकेला 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। मतलब इसके आसपास टोटल कितने पड़ोसी देश हैं? 11 हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने हैं टोटल? 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से कंट्रीज़ है आपको कहाँ देखना है? आपको मैप में देखना है, ठीक है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली, मौरितानिया, ठीक है, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। मतलब अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली, मॉरिटिशिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, ये सभी जो है देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 11 देश है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, ठीक है ना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेगिस्तान में जो पठार हैं उसकी ऊंचाई कितनी? लगभग 25 मीटर से अधिक। रेगिस्तान में पठारों की ऊंचाई लगभग 25 मीटर से अधिक है, ठीक है। कितनी? लगभग 25 मीटर से अधिक, ये आपको याद रखना है। सहारा के जो अल्जीरिया क्षेत्र में, मतलब सहारा के अल्जीजिया बोलेंगे उसको, अल्जीजिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया के दक्षिण में स्थित यहाँ का सबसे अधिक तापमान, मतलब कि 1922 में लगभग 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। मतलब अब तक का सबसे गर्म स्थान माना गया है। सहारा डेजर्ट का एक क्षेत्र है अल अजीजिया क्षेत्र के त्रिपोली लीबिया क्षेत्र। ये पूरा आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ नहीं आया क्योंकि अफ्रीका में पड़ता है ना सहारा, तो वहाँ के लैंग्वेज में ये सारे स्थानों के नाम है। त्रिपोली लीबिया आप लिख लीजिएगा। अभी तक का यहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर 1922 में दर्ज किया गया, अप्रॉक्स 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया है, ये आपको याद रखना है। रेगिस्तान में दिन में अत्यधिक गर्म लगभग 50 डिग्री से अधिक होता है। मतलब सोचिए, रेगिस्तानों में इतना गर्म होता है कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और रात में उतनी ही ठंड, अत्यधिक ठंड, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंड यहाँ होती है। मतलब बहुत अधिक। यहाँ तो जीवन यापन इस तरीके से नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ही अत्यधिक गर्म होता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और रात में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ का जो है टेम्परेचर रहता है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार की जनजाति जो है पाई जाती है। एक है बेदुइन, दूसरी है तुओखा, ठीक है। बेदुइन और तुआरेग बोलेंगे, तुआरेग, ये 2 प्रकार की जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मोरक्को में टैफीला लेट मरुघान ऐसा ही एक विशाल मरुघान है जो लगभग 13,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोरक्को आप देखेंगे कंट्री, अफ्रीका में एक कंट्री मोरक्को, ठीक है।
आप देखेंगे स्थान का नाम है मोरक्को। वहाँ पे मेरुघान मतलब एक ऐसा उठा हुआ क्षेत्र है जो कि मरुस्थल की तरह दिखाई देता है और वो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान जो कि कहाँ है, लद्दाख में। अभी तो हमने गर्म रेगिस्तान को देखा जो जिसमें सहारा का नाम आता है। अब हम लोग ठंडा रेगिस्तान, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है और ये लद्दाख हमारे भारत का यूटी स्टेट है, आपको पता है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। पर्वतीय दर्रों का देश नाम पड़ा लद्दाख, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है क्या, पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ है क्या, देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जगह का नाम है, लद्दाख में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, उसमें भी विश्व का सबसे ठंडा स्थानों में से एक है द्रास, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा द्रास का नाम। सबसे ज़्यादा ठंड मतलब ओवरऑल ये प्रॉपर ये नहीं कहते, सबसे ठंडा स्थानों में से एक बोला गया है, मतलब कि ये भी उस ठंड साइबेरिया जैसे क्षेत्र जो हैं उनमें ये भी शामिल होता है हमारा द्रास। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। उत्तर में मतलब जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ से ऐसे आप देखेंगे तो इधर लद्दाख है, इधर जम्मू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने आपको पढ़ाया भी था, हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम है, दक्षिण मतलब कि देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, और लद्दाख के दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत है। और ये तीनों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे पुराना भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो घाटियों एवं महाखंड, महाखंड मतलब गॉर्ज होता है, गहरा स्थान को महाखंड कहा जाता है। घाटियाँ एवं महाखंड का निर्माण करती, जो घाटियाँ होती हैं गॉर्ज का निर्माण करती हैं। जैसे हिमानियाँ मतलब जो बर्फ़ पिघलती हैं वो नदियों का निर्माण करती हैं, तो उसको हिमानियाँ कहा जाता है। और ग्रेगी हिमानी एक हिमानी का नाम है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसकी ऊंचाई आपको कारगिल से, और ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब आपको लद्दाख रेगिस्तान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो कारगिल से लगभग 3,000 मीटर ऊंचा है और काराकोरम से लगभग 8,000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्या आपका ठंडा रेगिस्तान। दिन का तापमान यहाँ पे लगभग 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना एकदम से दिन का टेम्परेचर सोचिए 0 डिग्री, तो रात का तो -30 डिग्री, 0 से -30। जब दिन का ये 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, इतनी ठंड यहाँ रहती है दिन में 0 डिग्री सेल्सियस, तो रात के समय तो -30 पहुँच जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ तुरंत जम जाएगा, बर्फ़ एकदम से मतलब कोई भी चीज़ ना, वहाँ पानी वानी आप पी नहीं सकते हैं, पानी एकदम बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, हर समय तापमान 40 डिग्री -40 मतलब हर समय जो है यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्स -40 डिग्री रहता है। हिमालय के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह वर्षा कम होती है, मतलब यहाँ वर्षा कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ वर्षा होती है, क्योंकि पूरा तो ऑलरेडी बर्फ़ से ये ढका हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम की भूमि। हिम मतलब होता है क्या, आपको पता है? हिम का मतलब होता है बर्फ़, बर्फ़ की भूमि, इसलिए लद्दाख। ठीक है, अब यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति या प्राणी जात पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। वनस्पतियाँ उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पतियाँ विरल है, मतलब बहुत दूर दूर थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, मतलब या फिर दिखेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से। पक्षियों की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी जो बर्फ़ में रहती हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती, स्नो कॉक,
रैबिन एवं हुक, ये सभी जो है आपको पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलेगी। पशु कौन कौन से पाए जाएंगे? जंगली बकरी, ये नॉर्मल बकरी नहीं है, ये बर्फ़ में रहने वाली बकरियाँ हैं, ठीक है ना। जंगली भेड़, याक, विशेष कुत्ते जो सिर्फ बर्फ़ में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये वही पशु वहाँ पे रह सकते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे हेमिस है, थिक्से है एवं लामायूरू है। ये सभी बौद्ध मठ जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चीरू या तिब्बती। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। जीरो या फिर तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, याद रखिएगा। शिकार शाहबूश नामक उसके ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि शिकार जो है सहतूत नामक उसके ऊन के लिए शिकार किया जाता है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा बस। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पैड की लकड़ी से बनाया जाता है। ये सब लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है जो आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी ज़्यादातर। चीरू या तिब्बती एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव है। शिकार सहतूत नामक ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट का जो बल्ला होता है ना, जो क्रिकेट का जो बैट होता है, वह जो है विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से होता है। जैसे मान लीजिए इधर लेह है, इधर जो है आपका कश्मीर घाटी है, तो बीच में जोजिला दर्रा पड़ेगा, तो ये जोजिला दर्रा को क्रॉस करते हुए आएगा, तो उसको कौन सी रोड कहेंगे? तो NH1A। ओके, चलिए अब अफ्रीका महाद्वीप में थोड़ा सा सहारा डेजर्ट को समझ लेते हैं। ये पूरा अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसी में पूरा हमारा सहारा डेजर्ट बसा हुआ है। ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, ये पहले तो आप देख लेते हैं, ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका है। क्या है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब सहारा डेजर्ट कहाँ है? सहारा डेजर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये पूरा अफ्रीका का पूरा उत्तरी इलाका सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज़, मतलब कौन कौन से देश, छोटे छोटे देश जो है शामिल हैं? तो देखिए, चाड है, सूडान है, मिस्र है, ये पूरा मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, मैरिटानिया, पश्चिमी सहारा, सूडान, नाइजर, माली, ये सभी जो हैं इसमें घिरे हुए हैं, आप याद रखिएगा। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो अफ्रीका है 30 डिग्री, यानी सबसे पहले तो बात करें इक्वेटर। ये अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर। तो ये देखिए इक्वेटर क्रॉस कर रहा है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ से मकर रेखा भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, 23.5 डिग्री, जो कि अफ्रीका से। फिर ये हमारे 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, कर्क, मकर और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो है आपका अफ्रीका, क्योंकि मध्य में आता है। और ऐसा कोई कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों रेखा गुजरे, 2 रेखा पॉसिबल है लेकिन तीनों नहीं है। तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़, जैसे आप देखिए इधर आपको भूमध्य रेखा देखने को मिलेगा। थोड़ा और कलर चेंज कर लेते हैं, तो इधर आपको भूमध्य रेखा देखने को, भूमध्य सागर देखने को, यानी इसके इधर पूरा भूमध्य सागर का पानी है। इधर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा लाल सागर, ठीक है, ये हिंद महासागर है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये इसी के टच में था पहले, ये ऐसे था इंडिया का जो दक्कन क्षेत्र है साउथ वाला, इसी से था। लेकिन ये प्लेट्स आपस में टूट गई और टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, तो ये जाकर हमारे इंडिया से टकरा जाता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये दर्शाया गया है। तो ये हिस्सा यहाँ से टूट गया, तो ये आपका अफ्रीका है जो आपको याद रखना है।
ठीक है ना। और ये जो है अफ्रीका को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को देखते हैं। डायग्राम नीचे बनाया था मैंने, ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए ये हमारा भारत का लद्दाख वाला हिस्सा है और ये पूरा लद्दाख, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, पहले इंडिया को देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा इंडिया, ये भारत है, ऊपर वाला हिस्सा है, भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना ये। और इसी में हम लोग देखेंगे लद्दाख, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ये हमारी सिंधु रिवर है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारी सिंधु रिवर है, ठीक है, जो पाकिस्तान में जा रही है। और ये पूरा का पूरा इधर वाला हिस्सा, यहाँ से इधर वाला सेक्शन जो है पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा जो है लद्दाख है। इधर आपका जम्मू आ जाएगा और इधर आपका लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। लद्दाख में हम लोगों ने देखा था ठंडा रेगिस्तान, ये पूरा का पूरा लद्दाख श्रेणी आप देख रहे हैं ना, ठंडा रेगिस्तान इसी वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से आप देखेंगे तो कौन कौन से और चीज़ें यहाँ पे, दोहरा गोमपाश, श्योक नदी, ये श्योक नदी है, ये इंडस रिवर है, पूरा मैंने बता दिया। श्योक नदी जो है इसी की सहायक है, किसकी है, तो ये जो रिवर गई है ना यहाँ से, ये सिंधु रिवर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये श्योक नदी थी, इंडस रिवर है ये जो क्रॉस करते हुए गई है, सिंधु नदी जिसको बोलेंगे। यह जो है सियाचिन हिमनद है, ये गिलगिट है इधर वाला क्षेत्र, और ये जोजिला है, फिर जास्कर है, फिर ये श्योक रिवर है, देन ये कारगिल है, इंडस नदी है, और यहाँ पे ये चाइना है। इधर मतलब इधर पूरा चाइना बॉर्डर बनाता है, इधर तिब्बत का इलाका है, यहाँ पे बारालाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, ये श्रीनगर है। ये पूरा ठंडा रेगिस्तान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारी नदियाँ, ये देखिए लद्दाख श्रेणी, यहीं पे आपको ठंडा रेगिस्तान, ये पूरा ही ऐसा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है लद्दाख में कि वहाँ पे दिन के समय में भी -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -40, यानी यहाँ पे पूरी जो चीज़ें लद्दाख में, आप पानी भी अगर पिएंगे ना तो पानी पी ही नहीं सकते, पूरा का पूरा जो है जम जाएगा, क्योंकि यहाँ का दिन के समय भी जो टेम्परेचर होता है वो -40 में होता है। अदरवाइज़ ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है, और जिसमें पूरा का पूरा जो पानी है हमेशा वो जम सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे और ऐसे ही जारी रखें। तो आज से हमारी पूरी NCERT क्लास 7th की ख़त्म होती है, और आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बना के पूरा शॉर्ट नोट ही है, आप इसको पूरा आप किताब या पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने कराया है, यानी हम लोग की 6th और 7th की अच्छी तरीके से कवर हो गई है, ठीक है ना। आप रिवीजन के लिए बार बार वीडियो को देखते रहिए, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। और अब हम लोग जो हैं क्लास 8th की NCERT करेंगे, लेकिन उससे पहले तो आपके जो सिलेबस में बची हुई चीज़ें हैं, मतलब कि जो सिलेबस के टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और फिर बहुत जल्दी आपको क्लास 8th की NCERT भी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग का जो यूनिट का सिलेबस बचा हो, क्योंकि वो सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। NCERT बहुत बेसिक है, 1 हफ्ते में एक NCERT हो सकती है, तो कोशिश करेंगे दोनों ही लेक्चर एक साथ हैं, वरना कल से रेगुलर आपका ये वाला लेक्चर रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो सारे लेक्चर्स रहेंगे। और हाँ, वो बहुत ही डिटेल नोट्स रहेंगे आपके सिलेबस वाले, क्योंकि उसमें आपको बहुत डीप में पढ़ना है। आपने क्वेश्चन का पैटर्न देखा होगा, ऊपर से पढ़ के आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जो है ना बहुत डीप में रहेंगी। जो नोट्स प्रिपेयर हैं वो भी डीप में है, तो आपको थोड़ा डीप बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी भी है। और तो कल से आपको वो सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं, स्पेशल फॉर ज्योग्राफी हम बहुत ही जल्द सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।